नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो 12th क्लास के लिए है और फिजिक्स विषय से संबंधित है। 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इससे संबंधित 9 वीडियो हमारे YouTube चैनल पर थ्योरी से संबंधित अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो को जरूर देखिए। आज इलेक्ट्रिक करंट के इस 10वें भाग में हम लोग विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको संक्षिप्त में ईएमएफ कहा जाता है और ई से सूचित किया जाता है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। बैटरी या कहीं भी विभवांतर वोल्टेज के संबंध में ईएमएफ शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है उसका अर्थ क्या है, इस समझ को हम लोग डेवलप करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी जो कि आपके क्लास के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल को जानना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत वाहक बल जो होता है इसकी परिभाषा यहाँ पर हम लिखवा दिए हैं, लेकिन केवल परिभाषा से नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा। तो इसको हम बगल में समझाएंगे भी। तो अभी हम लोग परिभाषा को पढ़ते हैं। जब किसी सेल से धारा प्राप्त नहीं किया जाता है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है, तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है और ई का सूत्र यहां पर देख सकते हैं, कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर प्लस कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, या करके उसी को आई आर, आप जानते हैं कि ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है या आई आर बराबर V होता है, तो आई आर के जगह V लिख दिया गया। तो एक ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन अब इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। सेल या बैटरी के संबंध में डेनियल सेल, वोल्टेता सेल, ईंधन सेल, कई प्रकार के सेलों का अध्ययन हम लोगों को केमिस्ट्री के भीतर तीसरे चैप्टर में करना है। ठीक है, ये फिजिक्स का तीसरा लेसन है। हम लोगों को सेल के बारे में, उसके बनावट, हम लोगों को सेल के बारे में, उसके बनावट एवं उसके उपयोग का जानकारी जो है केमिस्ट्री के 3rd लेसन में प्राप्त करना है। आइए हम लोग इधर देखते हैं कि आखिर सेल होता क्या है या बैटरी होता क्या है। बहुत सारा सेल मिलकर के बैटरी बनाता है। सेलों के समूहन को बैटरी कहा जाता है। तो सेल भी वोल्टेज सप्लाई का काम करता है और आपका बैटरी भी वोल्टेज सप्लाई का काम करता है। बैटरी सेलों का समूहित रूप होता है। तो समझने के उद्देश्य से आप सेल या बैटरी को एक ही मान सकते हैं, हालांकि जो अंतर है वो क्लास के टॉपिक में आप उसको पढ़िएगा। चलिए, केमिस्ट्री के भीतर आप पढ़िएगा कि यहां पर एक पात्र ले लिए, थोड़ा सा इसको और चौड़ा कर देते हैं। एक पात्र ले लिए, यहां पर भी एक पात्र यानी कि बर्तन ले लिए, इसमें जिंक का टुकड़ा डाल दिए। जिंक का मतलब कि Zn। इसमें थोड़ा कम क्रियाशील धातु कॉपर का टुकड़ा डाल दिए। अब इसको एक वायर यानी कि तार से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए। तार से जब कनेक्ट कर देंगे, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक वैद्युत अवघट्य डाला जाता है। इसमें भी एक वैद्युत अवघट्य डाला जाता है। देखिए, वैद्युत अवघट्य का मतलब क्या होता है। फैराडे के अनुसार, केमिस्ट्री में पढ़ना है कि वैद्युत अवघट्य वह यौगिक होता है जो किसी घोल में आयनों में बढ़ जाता है, मतलब कि उसका जलीय विलयन तैयार करे तो आयनों में बढ़ जाए। जैसे कि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, मतलब कि HCl को पानी में घोलिएगा तो H पर प्लस और Cl पर माइनस आ जाता है। उसी प्रकार से आप कॉपर सल्फेट को घोलिएगा तो कॉपर पर 2 गो प्लस और सल्फेट एक मूलक है, इस पर 2 माइनस आ जाता है। ZnSO4 को ले ले तो जिंक पर 2 प्लस और सल्फेट पर 2 माइनस आ जाता है। जिंक धातु है तो इस पर प्लस, सल्फेट पर माइनस। तो ये सभी पदार्थ वैद्युत अवघट्य कहलाते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वैद्युत अवघट्य है। वैद्युत अवघट्य मतलब इसमें हम लोग जिंक सल्फेट को ले लिए, इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट को ले लिए। ये जो धातु है जिंक का है, ये जो धातु है कॉपर का है।
इसमें जिंक सल्फेट का घोल है, इसमें कॉपर सल्फेट का घोल है, जो वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। ये दोनों धातु इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है धातु का क्षर। किसी बैटरी या सेल में उपयोग किया जाने वाला धातु का क्षर ही इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो थोड़ी सी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा आप देखिए विस्तार में, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अब गौर करिएगा, एक पात्र लिए थे, इसमें एक वैद्युत अपघट्य डाल दिए, ये भी पात्र लिए थे, इसमें भी वैद्युत अपघट्य मतलब कि एक घोल डाल दिए किसी लवण का। इसमें कॉपर सल्फेट है, मान लेते हैं कि इसमें कॉपर सल्फेट है, और इसमें मान लेते हैं कि जिंक सल्फेट है। तो दोनों में हम लोग ले लिए, इसमें जिंक का धातु है, इसमें कॉपर का धातु है। धातु का क्षर इलेक्ट्रोड कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोड। अब होगा क्या, एक लवण सेतु लेते हैं। लवण सेतु उल्टी यू आकार की एक नली होती है, कांच की बनी नली, और परिपथ को पूरा करने के लिए ऐसे इसमें जोड़ देते हैं। उसके बाद से होता क्या है कि इसमें धारा बहने लगता है, सेल के भीतर धारा बहने लगता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में। तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो धारा इधर आएगा, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो धारा उधर जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा में धारा बहने लगता है, यही सेल का रूप ले लेता है। तो सेल में आपने क्या देखा कि वैद्युत रासायनिक सेल में एक में किसी एक धातु यानी कि जिंक का टुकड़ा ले लिए, एक में कॉपर का टुकड़ा ले लिए, एक में जिंक का बना विलयन यानी कि वैद्युत अपघट्य यानी कि घोल जो प्लस माइनस में टूट जाए उसको ले लिए, एक में कॉपर का लवण जो प्लस माइनस में टूट जाए जो वैद्युत अपघट्य कहलाए उसको ले लिए। उसके बाद से लवण सेतु लगा दिए। लवण सेतु लगाने के बाद परिपथ पूरा हो जाता है और धारा निरंतर बहने लगता है। इधर से इधर आयनों का प्रवाह होगा, इधर से इधर धारा बहेगा। तो इस तार में धारा बहेगा, ये लवण सेतु में आयन गमन करेगा। रासायनिक जो सेल है, केमिकल है, उसका आयन Cu2 प्लस Zn2 प्लस जो भी हो वो आयन गति करेगा। इसके क्रिया विधि यानी वर्किंग रूल और इसके यूज के बारे में विस्तार में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अब देखिए होता क्या है, इसी को हम लोग किसी परिपथ में ऐसे दिखाते हैं। ये उच्च विभव हो गया, ये निम्न विभव हो गया। तो उच्च विभव मतलब प्लस और निम्न विभव मतलब माइनस। जिधर से धारा जाता है उसको प्लस मानते हैं और जिधर धारा आता है उसको माइनस मानते हैं। या जिसका विभव यानी कि वोल्टेज, विभव सेकेंड लेसन में पढ़ना था, आवेश के कारण विभव उत्पन्न होता है। विभव जानते हैं कि इकाई धन जांच आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको विभव कहते हैं। तो इस क्षर पर विभव आ जाता है यानी कि वोल्टेज आ जाता है, और इस क्षर में भी विभव यानी कि वोल्टेज आ जाता है। और दोनों विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। एक से ज्यादा भी इसमें यूज कर सकते हैं, एक और लंबा एक और छोटा, क्योंकि ये एक सेल था, ये भी एक सेल था। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो आप एक भी यूज कर सकते हैं, एक से अधिक भी कर सकते हैं। बैटरी के संबंध में सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो हमने एक सेल ले लिया। अब सेल ले लिया, इधर हो गया प्लस और इधर हो गया माइनस। अब इधर क्या हुआ, सर्किट में यहां पर हम कोई बल्ब लगा दिए। ये बल्ब का मान के चलिए कि सिंबल है। अब इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया। ठीक से आप समझिएगा। ये बैटरी मान के चलिए 20 वोल्ट का है। 20 वोल्ट का मतलब हुआ कि बैटरी के जो दोनों इलेक्ट्रोड थे, धातु के जो क्षर थे, ये क्षर, इसका कुछ विभव बना और इसका भी कुछ विभव बना। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा जाने लगा। दोनों के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मान के चलिए कि यहां पर विभव 25 वोल्ट है और यहाँ विभव 5 वोल्ट है। तो अंतर कितना का हुआ, 20 वोल्ट का। तो ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की बैटरी है। ऐसे 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, 50 वोल्ट की, 100 वोल्ट की, कितना भी वोल्ट की बैटरी आप ले सकते हैं। अगर माना कि 20 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी है, तो ये 20 वोल्ट इस उपकरण पर, यहाँ पर आप पंखा लगा दीजिए, टेलीविजन लगा दीजिए, एलईडी लगा दीजिए, सीएफएल का बल्ब लगा दीजिए, साधारण आप कांच वाला बल्ब लगा दीजिए, या आप कोई भी विद्युतीय उपकरण लगा दीजिए। तो उस विद्युतीय उपकरण के भीतर या तो तार लगा होगा, या तो धातु का क्षर लगा होगा, या उसमें कोई भी आपको पदार्थ मिलेगा जो विद्युत का चालन करता है, वो लगा होगा। तो जो भी विद्युत का चालन करता है उसका एक प्रतिरोध होता है। किसी का प्रतिरोध ज्यादा होता है, किसी का प्रतिरोध कम होता है।
जिसका प्रतिरोध अधिक होता है उसमें धारा कम बहता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें धारा अधिक बहता है। ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे चांदी का तार धारा अधिक बहता है क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम होता है। उसी प्रकार से आप किसी दूसरे तार को ले लीजिएगा एल्युमिनियम का, तो चांदी के तुलना में उसका प्रतिरोध अधिक होता है तो उसमें धारा कम बहता है। तो प्रतिरोध होगा, कोई भी विद्युतीय उपकरण होगा, बल्ब हो, कोई मशीन हो, कोई पंखा हो, कोई भी बिजली वाला उपकरण हो, विद्युत प्रेस हो, विद्युत हीटर हो, तो उसका प्रतिरोध होगा। अब ये प्रतिरोध धारा का विरोध करता है, और धारा का विरोध करता है अब प्लस में इसमें कुछ धारा जाता है। तो धारा और धारा के विरोध करने वाला गुण प्रतिरोध, यानी धारा आई और धारा का विरोध करने वाला गुण यानी आर, दोनों का गुणनफल ही वोल्टेज कहलाता है। तो आई गुना आर, इसमें जितना धारा बहेगा और इसका जो प्रतिरोध होगा उतना वोल्टेज ये खर्च करेगा, क्योंकि बैटरी जोड़ने से करंट बहता है, वोल्टेज सप्लाई करने से करंट बहता है। तो वोल्टेज किस में चेंज हो जाता है? करंट में चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक बैटरी आप लगा दिए और वो जीवन भर चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। उसका वोल्टेज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस वोल्टेज से, उस विभव के अंतर से, उस विभवांतर से विद्युत धारा यानी कि करंट बन जाएगा। तो आप गौर करिए, अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर इसके प्रतिरोध और इसके धारा से गुना करने पर पता चलेगा कि यहाँ पर 20 वोल्ट नहीं 17 वोल्ट मिल रहा है, 16 वोल्ट मिल रहा है, 15 वोल्ट मिल रहा है, पूरा 20 वोल्ट नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों? तो उसी चीजों को हम लोग समझेंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। हम आपको इधर समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं। ये आप चाहें तो समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको मिटा देते हैं। ये बैटरी का बनावट दिखाए थे, वैद्युत रासायनिक सेल किस प्रकार से बनता है, इसको केमिस्ट्री के 3rd लेसन में विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, और उसी को यहाँ पर जोड़ दिए हैं किसी विद्युतीय परिपथ में, तो किस प्रकार से सिंबल यूज किया जाता है वो हम दिखाए हैं। चलिए इसको बैटरी को मिटा देते हैं। चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, 20 वोल्ट की बैटरी थी। बैटरी कितने वोल्ट की थी? 20 वोल्ट की थी। टोटल वोल्टेज कितना था? 20 वोल्ट। ये लेकिन टोटल यहां पर प्रैक्टिकली जब प्रायोगिक रूप से आप देखिएगा तो पाइएगा कि 20 वोल्ट इस बल्ब के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, 20 वोल्ट इस प्रतिरोध के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। कोई भी विद्युतीय उपकरण होगा तो उसका एक प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध में धारा जाएगा, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर वोल्टेज खर्च होगा, क्योंकि ओम के नियम से भी किसके बराबर होता है? आई गुना आर के बराबर होता है। तो पाएंगे प्रैक्टिकली कि जितना इस सेल का धन और ऋण टर्मिनल के बीच का धन वोल्ट और ऋण वोल्ट, मतलब धन विभव ऋण विभव के बीच जो विभव का अंतर था उतना वहां पर खर्च नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली। तो आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोई बैटरी है तो ये बैटरी जो है, इस बैटरी के भीतर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये जो बैटरी होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर धारा बहा आई, धारा कितना बहा? आई। इसके ऊपर जाके धारा खर्च कितना हुआ? आई गुना आर। इतना वोल्टेज इस पर खर्च हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि V बराबर आई आर। V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है, जितना वोल्टेज किसी विद्युतीय उपकरण पर या किसी विद्युतीय परिपथ में खर्च हो रहा है। तो ये विद्युतीय उपकरण या विद्युतीय परिपथ में किसी विद्युतीय युक्ति द्वारा, किसी विद्युत वाले मशीन के द्वारा खर्च होने वाला वोल्टेज कितना होता है? परिपथ में जितना धारा बहता है और विद्युतीय उपकरण या विद्युतीय परिपथ का जितना प्रतिरोध यानी कि धारा का रोकने वाला गुण होता है। लेकिन हम लोग पा रहे हैं कि यहाँ पर 20 वोल्ट है और यहाँ खर्च हो रहा है 17 वोल्ट। आखिर ऐसा क्यों? 3 वोल्ट कहाँ चला जा रहा है? तो वो 3 वोल्ट यहाँ पर बैटरी का भी, जो बैटरी सेल होता है, सेल का भी एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। सेल के भीतर खुद का
अपना एक प्रतिरोध होता है, मतलब सेल के भीतर भी धारा का विरोध करने वाला गुण पाया जाता है, और सेल के भीतर जो धारा का रोकने वाला गुण होता है वही धारा का रोकने वाला गुण आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। धारा को रोकने वाले गुण को आप प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन किसी भी बैटरी या किसी भी सेल के भीतर जो धारा को रोकने वाला खुद का गुण होता है वो उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो यहां पर अगर आंतरिक प्रतिरोध मान लिए कि स्मॉल r है, इसको बैटरी के जस्ट बगल में, यहां प्लस हो गया यहां माइनस हो गया, तो बैटरी के ठीक बगल में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध आप दिखा सकते हो। ऐसे जो सेल होगा, तो सेल तो अभी आपको फिगर बनाए थे केमिस्ट्री के हिसाब से, तो उस सेल के भीतर का जो लवण सेतु लगाए थे ना, वो लवण सेतु के भीतर का यानी सेल के आयनों का जो आवागमन होता है, वैद्युत अपघट्य जो घोल घोले थे, उसके भीतर का रेजिस्टेंस यानी कि उसके भीतर का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है, I गुना स्मॉल r। तो खूब ध्यान से देखिए, IR वहां खर्च हो रहा है और IR यहां खर्च हो रहा है। तो बैटरी का जो कुल वोल्टेज है वो दो जगह खर्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो जगह प्रतिरोध है। एक तो विद्युतीय परिपथ का बाहरी प्रतिरोध है ही, साथ में बैटरी का खुद का अपना एक प्रतिरोध है। तो ध्यान दीजिएगा, दो गो प्रतिरोध, एक कैपिटल R एक स्मॉल r। ये बैटरी के भीतर का खुद का प्रतिरोध है और ये बैटरी के बाहर का प्रतिरोध है, मतलब विद्युतीय परिपथ का प्रतिरोध है, विद्युतीय उपकरण का प्रतिरोध है, बल्ब का प्रतिरोध है, पंखा का प्रतिरोध है, प्रेस का प्रतिरोध है, आपका हीटर का प्रतिरोध है, जो विद्युतीय उपकरण लगाए हैं उसका प्रतिरोध है, केवल तार लगा है तो केवल तार का ही प्रतिरोध है। अब इसमें धारा कितना बहेगा, पूरे विद्युतीय सर्किट में प्लस से माइनस की धारा यहां भी आई यहां भी आई, तो यहां भी आई यहां भी आई यहां भी आई, हर जगह आई बहेगा, क्योंकि एक ही तार है तो एक ही तार में धारा आई बहेगा। तो यहां पर कितना वोल्टेज खर्च होगा जी, I गुना R, और बैटरी के भीतर कितना वोल्टेज खर्च होगा, I गुना R। ठीक है, और ये टोटल बैटरी का वोल्टेज कहलाएगा विद्युत वाहक बल। क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को विद्युत वाहक बल E को IR के जगह हम क्या लिख दिए, भी। क्यों? क्योंकि ओम के नियम से आप पढ़े हैं कि किसी भी विद्युतीय उपकरण में जितना धारा बहता है और उसका जितना प्रतिरोध होता है उसके गुणनफल के बराबर ही वो वोल्टेज खाता है। तो ये हो गया V और ये हो गया I गुना R। इसी चीज को आप ध्यान से देखिए, यहां पर विद्युत वाहक बल बराबर I गुना R प्लस I गुना R, विद्युत वाहक बल बराबर V प्लस IR लिखवाए हैं। तो पूरे ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी विद्युतीय उपकरण में कोई भी बैटरी या कोई भी वोल्टेज का सोर्स या कोई भी सेल लगाते हैं तो उस बैटरी के प्लेटों के बीच, बैटरी का जो धन वोल्टता होगा, ऋण वोल्टता होगा, तो उसके बीच का जो विभवांतर होगा 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 24 वोल्ट, जितना भी होगा उतना वोल्टेज विद्युतीय परिपथ में सप्लाई नहीं होता है, विद्युतीय उपकरण पर खर्च नहीं होता है, उससे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली कम होगा ही। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 10 वोल्ट हो, 11 वोल्ट हो, 7 वोल्ट हो, 9 वोल्ट हो, इतना ही वोल्टेज सप्लाई होगा, पूरा का पूरा वोल्टेज सप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज कहां खर्च हो जा रहा है, आंतरिक प्रतिरोध पर। आंतरिक प्रतिरोध कुछ वोल्टेज को खर्च कर ले रहा है, वोल्टेज से ही करंट बनता है, V समानुपाती I बनता है, V बराबर IR, यानी वोल्टेज I और R धारा और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। तो कुछ रेजिस्टेंस बैटरी के आंतरिक है, बैटरी के सेलों के बीच के वैद्युत अपघट्य में है, तो वहां पर कुछ वोल्टेज खत्म हो जा रहा है, इसलिए टोटल वोल्टेज जो है विद्युतीय परिपथ में बाहर, यानी कि बाह्य परिपथ में, बाह्य इलेक्ट्रिक सर्किट पर, बाहरी कोई विद्युतीय उपकरण पर अप्लाई नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली है, उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। तो ये वोल्टेज जो है बैटरी का टोटल, एगो बाह्य परिपथ के रेजिस्टेंस पर खर्च हो रहा है और एक उसके खुद के आंतरिक रेजिस्टेंस पर, तो कुल विद्युत वाहक बल इतना हो गया।
अब ध्यान दीजिए, विद्युत वाहक बल जो है, जो विद्युत वाहक बल है, कुल वोल्टेज है, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो यहां पर लिखवाया गया है कि जब किसी सेल से धारा प्राप्त नहीं किया जाता है, अर्थात सेल खुले परिपथ में हो। देखिए, धारा प्राप्त नहीं करने का मतलब कि सेल का परिपथ खुला हो। यहां हम आपको दिखा दे रहे हैं। मान के चलिए कि यहां पर एक स्विच लगाए हैं, आप स्विच लगाए हैं। अब ये स्विच जब ऑफ है तो यहां खुला है, मतलब कि धारा नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों सटल नहीं है। लेकिन जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ सट जाता है, मतलब करंट जाने लगता है। लेकिन स्विच को ऑफ करते हैं तो यहां परिपथ खुल जाता है, मतलब कि जो ज्वाइंट तार होता है वो ऐसे हट जाता है। स्विच को ऑन करते हैं तो सट जाता है, हट जाता है, सट जाता है, हट जाता है, सट जाता है। जब स्विच को ऑन कीजिएगा तो तारवा पर तारवा सट जाएगा, मतलब परिपथ यानी कि विद्युतीय परिपथ, जौना पथ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही स्विचवा को ऑफ करिएगा, कुंजी को ऑफ करिएगा, तो ये हट जाएगा, मतलब कि खुल जाएगा। तो याद रखिएगा, खुला परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, हमेशा बंद परिपथ से ही धारा प्रवाहित होता है। तो वही लिखा गया है, जब किसी सेल से धारा प्राप्त नहीं की जाती है, तो धारा कब नहीं प्राप्त होगी? जब परिपथ खुला हो, मतलब कि स्विच ऑफ हो, परिपथ खुला हो, सटेगा तब ना धारा जाएगा। तो परिपथ खुला होगा, परिपथ यहाँ खुला होगा तो धारा नहीं जाएगा, परिपथ बंद होगा तब धारा जाएगा। ये कुंजी है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जब किसी विद्युत बैटरी से, सेल से धारा नहीं लिया जाता होगा, तो जब धारा नहीं लिया जाएगा तो उस समय जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का, दोनों इलेक्ट्रोड जो होगा बैटरी का, धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब धातु का क्षय, उच्च विभव, निम्न विभव, उस दोनों के विभव का जो अंतर होगा वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध खर्च ही नहीं हो रहा है। जब सर्किट बंद हो जाएगा, करंट बहने लगेगा, तब न इस प्रतिरोध में धारा जाएगा, इस प्रतिरोध में भी धारा जाएगा। तो इस प्रतिरोध में धारा गया, इस प्रतिरोध में भी धारा गया, यानी वोल्टेज यहाँ भी खर्च हुआ, वोल्टेज यहाँ भी खर्च हुआ। धारा गुना प्रतिरोध, धारा गुना प्रतिरोध वोल्टेज कहलाता है। तो जब वोल्टेज जैब ही नहीं करेगा, करंट जैब ही नहीं करेगा, मतलब कि परिपथ खुला होगा, यानी कि जब करंट नहीं जा रहा है, उस स्थिति में विद्युत वाहक बल जो होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर होता है। और वही आप वोल्टेज को देख, इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। जो यहां बाहरी बैटरी से जो बाहर वोल्टेज सप्लाई होता है, जैसे मान के चलिए 20 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ 17 वोल्ट, मतलब यहाँ पर जो विद्युतीय उपकरण या विद्युतीय प्रतिरोध लगाया गया है उस पर जो वोल्टेज खर्च हो रहा है वो 17 वोल्ट ही खर्च हो रहा है। तो यही 17 वोल्ट क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टता। और बाहर का भीतर का जोड़ करके विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो जब बैटरी से धारा नहीं जाता है, जब बैटरी से धारा नहीं जाता है, उस स्थिति में सेल का पूरा जितना पहले वोल्टेज रहता है उतना ही रहता है। लेकिन बैटरिया से जैसे धारा जाने लगेगा, तो 20 वोल्ट है तो 17 यहाँ खर्च हुआ तो 3 यहाँ हुआ, 12 वोल्ट है तो 10 यहाँ खर्च हुआ तो 2 यहाँ खर्च हुआ। तो आप कहोगे कि 20 वोल्ट का बैटरी था, 17 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ, 3 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ, कहोगे कि 17 वोल्ट ही क्या है? बैटरी का पूरा विद्युत वाहक बल है। तो कैसे है जी? 20 वोल्ट का था, 17 को कैसे मान ले? 3 नुकसान हो रहा है, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 3 खर्च हो रहा है। कहोगे कि ये 3 वाला यानी आंतरिक प्रतिरोध पर जो वोल्टेज खर्च हुआ वही बैटरी का टोटल मतलब कि वोल्टेज है, यानी कि विद्युत वाहक बल है। तो ना ई सही है ना ई सही है, दोनों को जोड़िएगा तब सही है। तो जब बैटरी से धारा नहीं ली जाएगी तो ना उसमें करंट जाएगा ना इसमें करंट जाएगा, यानी टोटल वोल्टेज इसके पास बचा रहेगा। 20 वोल्ट का है तो प्लेटों के बीच का अंतर 20 वोल्ट होगा, ना वहां खर्च होगा ना यहाँ खर्च होगा। इस स्थिति में कहा जाएगा कि बैटरी विद्युत वाहक बल को, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो उसका विद्युत वाहक बल है, बैटरी के प्लेटों के बीच, टर्मिनल के बीच यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच का अंतर। ठीक है। लेकिन जब धारा जाने लगेगा तो जो बाहर प्रतिरोध पर खर्च होगा उसको टर्मिनल वोल्टता, अब भीतर जो खर्च होगा उसी को कहेंगे, भीतर वाले प्रतिरोध को केवल आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन प्रतिरोध में जब धारा से गुना कर दीजिएगा तो वोल्टेज होगा ना,
तो उसको हम लोग कहते हैं वोल्टता हानि। इसको क्या कहते हैं? I गुना R को वोल्टता हानि। इतना नुकसान हो रहा है, इतना बैटरी खुद खा जा रहा है। तो धारा और आंतरिक प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टता हानि कहलाता है। धारा और आंतरिक प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टता हानि कहलाता है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब ज्यादा समझाएंगे तो लंबा हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टता क्या है? जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है, अर्थात सेल बंद हो, जाहिर सी बात है बंद होगा तबे ना धारा जाएगा, खुल जाएगा तब तो गैप हो गया, धारा नहीं जाएगा। तो जब सेल क्या हो? बंद हो, यानी सेल से धारा प्राप्त की जाती हो, उस समय इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? उसी को कहेंगे टर्मिनल वोल्टता। तो देखिए आपके पास, आपके घर में एक बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी, पूरा चार्ज करके, माने 12 वोल्ट चार्ज करके उसको मंगवाए आप। अब उससे आप कहीं भी उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके पास जो 12 वोल्ट है वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा उसका विद्युत वाहक बल। लेकिन जैसे उस बैटरी से जोड़ करके आप पंखा चलाने लगिएगा, बल्ब जलाने लगिएगा, या कोई टेलीविजन चलाने लगिएगा, कोई भी विद्युतीय उपकरण यूज करने लगिएगा, तब पाइएगा कि 12 वोल्ट उसका वोल्टेज था, लेकिन विद्युतीय परिपथ में विद्युतीय उपकरण पर 10 वोल्ट खर्च हो रहा है, 11 ही वोल्ट खर्च हो रहा है। तो उस स्थिति में जो विभवांतर होगा उसको कहा जाएगा टर्मिनल विभवांतर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सेल से धारा न ली जा रही हो तो सेल का टोटल विभवांतर उसके पास होगा, यानी उसको ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल कहेंगे। और सेल से जब धारा लिया जाएगा तो टोटल उसके पास नहीं होगा, कुछ विद्युतीय परिपथ में होगा और कुछ उसका आंतरिक प्रतिरोध खा जाएगा। तो इसलिए उस स्थिति में बाहर वाला जो वोल्टेज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के वैद्युत अवघट्य द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध या रुकावट सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हम बोले कि ये खुद सेल है या यही सेल है। अब 20 वोल्ट की यहाँ पर हम बैटरी लगाए, अब यहाँ 17 वोल्ट ही खर्च हो रहा है, तो 20 वोल्ट का लगाएं तो जब धारा नहीं लिया जा रहा था तब 20 वोल्ट था, धारा लेने लगे तो यहाँ 17 और यहाँ पर 3 वोल्ट खर्च हो रहा है। तो यहाँ वोल्टेज क्यों खर्च हो रहा है? क्योंकि यहाँ भी प्रतिरोध है। यहाँ वोल्टेज क्यों खर्च हो रहा है? आप कहिएगा विद्युतीय उपकरण है। अरे भाई विद्युतीय उपकरण है तो ओकर एगो प्रतिरोध होता है, ओकर प्रतिरोध ना रहे ना तो वोल्टेज खर्च नहीं होगा। कैसे? देख लो, ऐसे V बराबर IR। अब रेजिस्टेंस 0 कर दोगे तो I 50 एम्पियर का धारा हो तो वोल्टेज 0 ना खर्च होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी विद्युतीय उपकरण लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसलिए प्रतिरोध धारा लेता है और प्रतिरोध और धारा का गुणनफल यानी कि वोल्टेज खर्च होता है। तो फिर से समझिए, बैटरी से धारा न ले मतलब कि परिपथ खुला हो, उस स्थिति में बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर यानी कि विभवांतर उसका ईएमएफ कहलाएगा। और जब बैटरी से धारा लेने लगेंगे तो उस समय दोनों वोल्ट बैटरी का टर्मिनल होगा, उसका विभवांतर जो है, जैसे यहाँ 17 वोल्ट है उस स्थिति में, क्यों? क्योंकि 3 वोल्ट ओकरा भीतर ही खर्च हो गया तो 17 ही वोल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में वो टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। और बैटरी खुद, जब बैटरी, अभी इसके पहले हम बनाए थे, बैटरी जब बनाएंगे तो बैटरी के भीतर जो वैद्युत अपघट्य होता है जिसमें लवन सेतु लगाए थे, आप पीछे वीडियो को इस करके और वहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आगे केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो बैटरी का जो दोनों सेल होगा, ये दोनों सेल के बीच जो मतलब वैद्युत अपघट्य होगा, ये वैद्युत अपघट्य जितना धारा को रोक देगा वही धारा जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध के कारण रुकता है, उसी को वोल्टता हानि कहते हैं। और इसी के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, धारा न लिया जाए तो पूरा वोल्टेज उसके पास होगा यानी विद्युत वाहक बल ईएमएफ। जब धारा लिया जाने लगेगा, ये रफ कार्य है, इसको नहीं लिखना है, जब धारा लिया जाने लगेगा तो आंतरिक प्रतिरोध कुछ खा जाएगा, तो बाहर का जो टर्मिनल खाएगा, बाहर का जो विद्युतीय परिपथ खाएगा, उसी को टर्मिनल वोल्टता कहेंगे। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? बैटरी के प्लेटों के बीच जो उसका वैद्युत अपघट्य होता है वो कुछ धारा को रोक देता है, मतलब बैटरी कुछ धारा को रोक देता है, उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब सिंपल समझिए, मान के चलिए, अब एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं। ब्लॉक में यानी प्रखंड में, बिहार सरकार में आप जाइएगा, आपको कोई भी प्लान वहां से लाभ लेना है,
जैसे मान के चले कि इंदिरा आवास लेना है। अब इंदिरा आवास में आपको 40,000 रुपये लेना है घर बनाने के लिए। अगर आप मतलब जो भी व्यक्ति है जिनको ज़रूरत है, सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं, 40,000 रुपये वहाँ पर गए और सरकारी कर्मचारी ही वहाँ दलाली कर रहे हैं। 40,000 है, कहेंगे कि हम 30,000 आपको देंगे तबे पास कराएंगे। तो देखने के लिए टोटल कितना है 40,000, लेकिन आपको मिला कितना 30,000। तो आपको जो मिला वो टर्मिनल वोल्ट था और टोटल जो था वो ईएमएफ, तो टोटल था 40, आपको मिला कितना 30। नुकसान कितना का हो गया? तो 10,000 का नुकसान आपका हो गया। वो कौन खा गया? दलाल। तो वही 10,000 का नुकसान किसके कारण हुआ? दलाल के कारण। यानी यहां पर 3 वोल्ट का नुकसान किसके कारण होगा? आंतरिक प्रतिरोध के कारण। तो नुकसान होता है आंतरिक प्रतिरोध के कारण, जैसे उसमें नुकसान होता है दलाल के कारण। समझ गए? तो वही हो गया वोल्टता हानि। उम्मीद करते हैं टोटल आप समझ सके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिंक को भेजिए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार। कम समझ में आए बार बार देखिए, फिर आगे बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे भी आपको ये लेसन बैटरी से रिलेटेड केमिस्ट्री में पढ़ना है तो ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।